नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे सर्किल में मैंने आपको क्या क्या बताया वो बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर कोई वृत्त की परिधि पर कोण बनाता है 2 पॉइंट, या कोई जीवा, इसे जीवा भी बोल सकते हो, कोई जो भी कोण बनाता है उसका दुगना कोण वो किस पर बनाएगा? केंद्र पर बनाएगा। उसका दुगना कोण किस पर बनाएगा? केंद्र पर बनाएगा। एक डायमीटर यानी व्यास होता है जो, वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? इसी दोनों बिंदु, ये जीवा कितना 180 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर। तो 100% ये परिधि पर कहीं भी खींच लो, कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तीसरा मैंने आपको समझाया था कि चक्रीय चतुर्भुज जिसके सारे वर्टेक्स या जिसके सारे शीर्ष क्या हो, वृत्त की परिधि को छूते हों, उनके आमने सामने कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये मान लीजिए अल्फा, बीटा, गामा और ये सिग्मा। तो ये देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। गामा प्लस सिग्मा का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी आमने सामने कोणों का योग हमेशा क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। ये अपने बात कर ली थी। आज छोटी सी बात और करेंगे, जीवा पर ही करेंगे। जीवा पर अगर सेंटर से सीधा लंब खींचा जाए, यानी उस पर 90 डिग्री कोण बनाया जाए, तो उसे वो बराबर 2 भागों पर बांटती है। नोट्स बराबर प्रिपेयर करना, पहले मेरी बात को पूरी सुनना। ये रहा सर्किल। अब जीवा और प्रतिच्छेदक या बोले तो सेकंड और कोड में क्या अंतर होता है? देखो, सेकंड या प्रतिच्छेदक वृत्त की परिधि को 2 हिस्सों पर काटती है, काटती हुई जाती है, जबकि जीवा क्या वृत्त के अंदर ही रहती है। लेकिन दोनों में कॉमन है कि ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है या टच करती है। कॉन्टैक्ट ऑफ इसका पॉइंट जो होगा कितना होगा? 2 होगा, जबकि टेंजेंट या स्पर्शरेखा का क्या होता है? 1 होता है। ये होगी जीवा जनाब। ये क्या होगी? जीवा। ये हो गया अपना सेंटर ओ। ये यहाँ से इस पर खींचा जाएगा लंब, और ये पॉइंट पी पर खींचा गया। तो जनाब अपने ये कह रहे हैं कि ए पी बराबर क्या होता है? बी पी होता है। ए पी बराबर क्या होता है? बी पी। मेरा काम तो इसे प्रूव करना है, तो मैं प्रूव कराऊंगा। प्रूव इसलिए करवाता हूँ कि अपने जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं वहाँ अगर आपने वो प्रूव कर लें या किसी का अपने डेरिवेशन कर ले फॉर्मूले का किसी तरह से, तो अपने को वो चीज़ ज़्यादा चिरस्थायी तक याद रहती है और उसको इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप जितना हो उसके रट्टे मारने से दूर रहिए और उसको डेरिवेशन को समझिए। डेरिवेशन को समझेंगे तो क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को डॉट डॉट करके जो मिला रहा हूँ यहाँ मिला दिया, और एक लाइन मैंने ए को ओ को बी से मिला दी। मेरे पास 2 ट्राइंगल आ गए। एक तो आ गया ए ओ पी एंड सेकंड ट्राइंगल आ गया बी ओ पी। मैं यहाँ इनका कच्चा चित्र बना रहा हूँ। ए पी ओ, यहाँ इसका बना रहा हूँ मैं, ओ पी बी। ओके, यहाँ पहले इस बात करेंगे अपने। पहला मैं इसमें ओ पी और ओ पी दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ये लाइन क्या है? कॉमन। सेकंड मैं लिखूँगा ए ओ, यहाँ लिखूँगा मैं बी ओ। ये दोनों लाइन भी बराबर है। क्यों? ये तो कॉमन आ गई, ये मैं क्या आ गई? रेडियस। ठीक है। सेकंड में क्या लिखूँगा? इसका एंगल पी, इसका एंगल भी पी क्या है? बराबर है। एंगल बराबर क्यों है? कि दोनों ही क्या 90 डिग्री के एंगल है। तो आर एच एस रूल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ आ जाएगा। आर एच रूल, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आर एच रूल की। आर एस रूल ये क्या होता है? राइट एंगल। हाँ, मैंने एक राइट एंगल प्रूव कर दिया। इनका हाइपोटेनस यानी कि जो राइट एंगल के सामने होती है वो हाइपोटेनस यानी हिंदी में बोले तो कर्ण होती है। हाँ जी, मैंने कर्ण में प्रूव कर दिया। मैंने प्रूव कर दिया ए और बी ओ बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या वृत्त की रेडियस है। ओके जी, वृत्त की त्रिज्या है, मैंने ये प्रूव कर दिया। कोई भी एक साइड, हाँ भी, इसके अलावा मैंने एक साइड ओ पी भी बराबर प्रूव कर दी है। ऐसा क्यों? क्यों? ओ पी कॉमन लाइन है। रूल से अपना ये एंगल ट्राइंगल ए ओ पी सर्वांग सम होगा किस ट्राइंगल के? बी ओ पी के। बी ओ पी के सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये हो गया कि इनकी संगत भुजाएं यानी क्रॉसपोर्डिंग साइड से हैं या एंगल है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। देखो, ट्राइंगल के 6 फैक्टर होते हैं, 3 साइड्स 3 एंगल। ठीक है, 3 साइड्स इक्वल होंगी, 3 एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इस तरह से मैं कह सकता हूँ इसका ए पी और बी पी। सीपीसीटी आप जानते हैं, सीपीसीटी से यानी क्रॉसपोर्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सीपीसीटी से आपने कह सकते हैं कि ए पी इक्वल बी पी होता है।
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार इसके बेस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ये है, ये इन्होंने कह दिया 8 है, ये कह दिया 5 है, रेडियस कितनी है 5 है। तो बताइए वर्त इसके अंदर से इस जीवा की सबसे न्यूनतम लंबाई या सॉरी दूरी क्या होगी, न्यूनतम यानी मिनिमम लंबाई हमेशा इस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी। थोड़ा सा एंगल इधर उधर गया, लंबाई बढ़ जाएगी। सीधी लंबाई ही सबसे न्यूनतम यानी मिनिमम लेंथ होती है। तो अपने को इसकी न्यूनतम लेंथ फाइंड करनी है। तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई, मैंने कहा जनाब ये तो 5 है, मुझे पता है कि ये 4 है, क्योंकि इसको इस पर लंब खींचेंगे तो इसको बराबर 2 भागों में बांटेगी। तो ये 4 है। आप मुझे पाइथागोरस लगाओ या मुझे डायरेक्ट याद है 3 4 5 ट्रिपलेट याद कराऊंगा मैं आपको जब ट्रायंगल की बात करूंगा। फिलहाल आपको ये टॉपिक बीच में जब समझा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। वो करके सोल्व करेंगे तो भाई साहब ये 3 आ जाएगी। तो लेंथ कितनी आएगी इसकी 3 आई। डायरेक्ट एग्जाम में आता है। हाँ, इसकी न्यूनतम जो लेंथ होगी वो 3 होगी, या इसका उल्टा भी आ सकता है, कई बार आता है। ये कहा जाता है कि मान लो ये 7 है, ये कितना है 7 है, इसकी रेडियस कितनी है 25 है, इसकी रेडियस कितनी है 25 है, ये 7 इसकी रेडियस है 25। तो बताइए इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। अगर केंद्र से जीवा की जो जीवा पर लंब खींचा जाए उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 7 है और रेडियस 5 है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, ए बी की लंबाई क्या होगी, ये ओ है, सॉरी ये पी है, ये ओ है। मुझे पता है कि भाई साहब ओ पी जो है ना वो लंब है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए पी पर। तो मुझे दिमाग में एक बात आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि ए पी बराबर क्या होगा बी पी, हाफ हाफ बंटेगा। ओके सर जी, हाफ हाफ बंटेगा आप कह रहे हो, तो मान लिया ए पी ओ ये क्या है परपेंडिकुलर, इसके सामने क्या होता है हाइपोटेनस। अगर ये हाइपोटेनस है जनाब तो ये हो गया अपने पास आधार या लंब, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। और ये अपने पास कितना है 24। ट्रिपलेट मुझे याद है, ट्रिपलेट यूँ कहती है 25 24 7, 25 24 7। जहाँ ट्रिपलेट काम नहीं आएगी वहाँ पे पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे। ओके 25 24 7, तो इसका मतलब ये ए पी 24 है, तो मैं कहूँगा ए बी इसका दुगुना होना चाहिए, 2 गुना 24 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। अपना आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। टेक इट इजी क्वेश्चन लेना चाहिए, हमेशा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते जितने बना दिए जाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये 10वीं में भी है और आपने कभी एग्जाम में भी जरूर देखा होगा भी। कोसेंट्रिक दो क्या है सर्किल है, कोसेंट्रिक यानी सहकेंद्रीय ऐसे सर्किल जिनका सेंटर एक जैसा एक ही हो, साझा सेंटर हो। तो ये एक जीवा जो होती है बड़े वाले के लिए तो वो जीवा है, बड़े वाले के लिए तो वो जीवा है, छोटे वाले के लिए वो क्या होगी, छोटे वाले के लिए वो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट का काम करेगी। अपने को दे दिया जाएगा, अपने को दे दिया जाएगा कि बड़े वाले की जीवा 13 है, छोटे वाले की जीवा सॉरी बड़े वाले की त्रिज्या, गलती से जीवा जीवा जो आ रहा है कोड की बात जो आ रही है वो नहीं, हाँ बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 13 है, छोटे वाले की त्रिज्या 5 है। ए बी की लेंथ ज्ञात कीजिए यानी कोड की लेंथ ज्ञात कीजिए, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल है। वैसे ये टॉपिक मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ टेंजेंट के साथ यानी स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या हमेशा क्या बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है तो यानी कि सेंटर से खींची गई लाइन इस पर 90 डिग्री कोण बना रही है, तो ये इसे क्या बांटेगी बराबर 2 भागों में बांटेगी। ए पी और बी पी बराबर होने चाहिए, ए पी और बी पी क्या होना चाहिए बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये छोटे वर्त के लिए तो जीवा है लेकिन बड़े वर्त के लिए ये क्या है एक प्रकार, सॉरी छोटे वर्त के लिए ये स्पर्श रेखा है लेकिन बड़े वर्त के लिए ये क्या है जीवा है। और जीवा का जब भी सेंटर से केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हमेशा से 2 भागों में बांटेगी। मेरे दिमाग में पढ़ देनी, एक दिमाग चला और मुझे पता लगा कि ये 5 है, ये 13 है, ट्रिपलेट मुझे याद है तो ये 12 है, या पाइथागोरस करके मैं फाइंड कर लूँगा। 5 12 13, 5 12 13 पाइथागोरस पर मैं जो कहती है मैं बता देता हूँ वो क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर
करण की वैल्यू कितनी है 13 की स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार मेरे पास है 12, सॉरी मेरे पास आधार ज्ञात करना, मैं AP लिखूँगा इसे, AP की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर। इसे सोल्व करूँगा तो AP बराबर मेरे पास क्या आएगा, AP की स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आएगा 144। 144 स्क्वायर हटाऊँगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट लगते ही मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, AP बराबर क्या आ जाएगा 12। AP बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है ये 12 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, क्योंकि AP क्या है 12 सेंटीमीटर की है, तो AB इसका दुगना होना चाहिए और AP क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। इस तरह से क्वेश्चन अपने बनते हैं। अब नेक्स्ट अपनी बात करेंगे स्पर्श रेखा पर, किसी की बात करेंगे स्पर्श रेखा पर। आपको स्पर्श रेखा से पहले कुछ चीज़ें बतानी है, क्या एक टॉपिक बताना है। देखो ये बिंदु यहाँ है, अब ये डिस्टेंस ये इसके साथ सीधा सीधा आ रही हूँ, ये कुछ एंगल बना रही है, ये कुछ एंगल बना रही है। तो देखो जैसे जैसे ये तिरछी होती जाएगी ना इस बिंदु से इस लाइन पर, वैसे वैसे इसकी लंबाई क्या होती है बढ़ती जाएगी। यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी सी कम होगी, यहाँ थोड़ी सी, हमेशा जो न्यूनतम लेंथ होती है ना वो जो हमेशा क्या होती है बिंदु से बिंदु की दूरी जो होती है और न्यूनतम लेंथ होती है ना वो हमेशा क्या होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस रेखा से इसकी जो न्यूनतम दूरी होगी वो हमेशा इसके साथ क्या बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यही बात कहाँ लागू होती है स्पर्श रेखा पर। कैसे होती है मैं बताता हूँ। ये कोई बिंदु है, ये सेंटर है, यहाँ इसकी ये देख, अगर कोई लाइन ऐसे तिरछी जा रही है वो तो उसे काटती हुई जा रही है, वो इसकी स्पर्श रेखा नहीं बन सकती, ठीक है। और उसकी लेंथ की दूरी जो होगी यहाँ की, इसके लिए इसकी लेंथ 90 डिग्री कोण ये बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन रहा ना, ये सबसे कम दूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये ना ही मेरी स्पर्श रेखा है। अगर इस बिंदु से सीधा एक कोई ऐसी लाइन जा रही है, ऐसी लाइन सीधी इस बिंदु से कोई लाइन जा रही है, बिंदु से बिंदु की दूरी, और इस बिंदु से सीधी कोई ऐसी लाइन जा रही है जो इस सर्कल को कट नहीं करे, तो ये इसके बीच की क्या है न्यूनतम दूरी, और ये अपने साथ क्या बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से आपको एक नोट मिल गया है, यानी कि एक याद करने की चीज़ आपको ये होगी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या का संबंध। स्पर्श रेखा को मैं टेंजेंट बोलता हूँ, T फॉर टेंजेंट, और रेडियस में मैं क्या बोलता हूँ R। तो जो R होती है ना वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। इतनी याद रखना है कि यानी कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये न्यूनतम दूरी होती है बीच की, और ये क्या बनाती है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ हमेशा क्या बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है, या त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आज की क्लास यहीं तक, अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब अपने एक नई क्लास लेके आएंगे। तब तक मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा क्लास को जितना हो सके, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।